जय हिंद। जीएस स्टडी ए60 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि हमारी वैदिक संस्कृति से रहेगा और यह हमारी यूपी ट्रिपल एससी पेट की 10वीं क्लास है। तो आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तुरंत कमेंट बॉक्स में हमसे पहले बताते भी चलिए, और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोग का स्कोर कितना गया है, ठीक ना। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक एग्ज़ाम नहीं क्रैक करते हैं। जैसे एग्ज़ाम क्रैक करेंगे आप लोग तुरंत अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो किसका ज्ञान नहीं था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू का। तंबाकू का ज्ञान नहीं था, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो किस नाम से जाना जाता था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रमण। क्या? श्रमण ना। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 क्या दिया है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। तो किस युग से जुड़ा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण युग से। किससे? ब्राह्मण युग से। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीमांसा से। किससे? मीमांसा से। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 5, 3 ऋण से शामिल नहीं है। 3 ऋण से शामिल नहीं है, तो हमारा राइट आंसर होगा 5 का ऑप्शन नंबर डी, मातृ ऋण। क्या? मातृ ऋण। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 6, 3 क्रमों पंगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है। 3 क्रमों पंगों में 3 लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है। तो किसे उपक्रम कहा गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु को। किसको? विष्णु को। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक इसी तरह से अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 7, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। तो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान से। किससे? ईरान से। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, 8 पढ़िए क्या दिया है। 8 हमारा दिया है, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। तो किसे कहा गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थवेद को। किसको? अर्थवेद को। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी।
तो क्या थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम। क्या थी? ग्राम। हमारा राइट आंसर होगा 9 का सी। ठीक, इसी तरह से अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 10, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुंभा क्रमु। क्रमु क्या होगा? कुंभा क्रमु। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो किसे कहा गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वरुण को। किसको? वरुण को। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 12, अनुलोम विवाह का अर्थ है। बताइए, अनुलोम विवाह का अर्थ है। तो अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, कि उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, कि तीसरा दिया है निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, कि हमारा डी दिया है उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह। तो अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। लेकिन ये क्वेश्चन यहीं पे पूछता है कि प्रतिलोम विवाह क्या होता है। प्रतिलोम ना, प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह क्या होता है? तो प्रतिलोम विवाह होता है जब उच्च वर्ण की नारी, जब उच्च वर्ण की नारी, उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ, निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है, विवाह कर लेती थी। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रतिलोम विवाह। जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी तो इसको हम प्रतिलोम विवाह कहते थे। अनुलोम विवाह किसको कहते थे? इसका अर्थ क्या होगा? उच्च वर्ण का पुरुष का निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह। ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 13, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। क्या था? प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 14, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्ण करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्ण करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए क्या दिया है। वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से संबंधित है, कि गुप्त वंश से संबंधित है, कि चालुक्य वंश से संबंधित है, कि हर्यक वंश से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 15 का? तो राइट आंसर होगा 15 का बी। क्या होगा? बी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना। तो दोस्तों ये रहा मेरा आखिरी प्रश्न। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है ना। किस वंश से संबंधित है। ठीक ना, संबंधित है।
इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है, और कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जरूर दीजिएगा, ठीक ना। तो इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। और क्लास आप लोगों को कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक एग्ज़ाम क्रैक नहीं करते हैं। जैसे ही एग्ज़ाम क्रैक करिएगा अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम तक ही आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।